अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ईरान, अमेरिका और आलमी ताकतों की रस्साकशी ने दुनिया को बेयकीनी के ख़तरनाक दौर में दाखिल कर दिया है। रोज़ नए बयानात, नई धमकियां और नई शबबंदियां सामने आ रही हैं। कभी ट्रंप कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, तो कभी ईरान दो टोक ऐलान करता है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो दुनिया हैरान रह जाएगी। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये कशीदगी कहाँ जाकर रुकेगी। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा ताकत के इजहार के गिर्द घूमती रही, लेकिन तेहरान भी अब वो मुल्क नहीं रहा जो हर दबाव के सामने खामोश हो जाए। तेहरान मुसलसल वाजे कर रहा है कि अगर इस पर दोबारा हमला किया गया तो जवाब सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। ईरानी पासदारानी इनकलाब की वार्निंग इस बात का इशारा है कि मुमकिन जंग सिर्फ दो मुल्कों का तनाज़ा नहीं होगी, बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन चाइना के दौरे पर हैं। ट्रंप के दौरे चीन के चंद ही रोज़ बाद रूसी सदर पुतिन का बीजिंग पहुंचना ये महज सिफारती इत्तफाक तो नहीं लग रहा, बल्कि आलमी सियासत में ऐसा लग रहा है कि बदलती शबबंदियों का एक वाज़े इशारा है। एक तरफ अमेरिका, ईरान और मशरिक़ वुस्ता में दबाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस खामोशी से अपनी मुश्तरका हिकमत अमनी मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है? बीजिंग और मॉस्को की कुर्बत सिर्फ मौशी ताउन नहीं, बल्कि अमेरिका को वाज़े मैसेज है कि अब आलमी फैसले यकतरफा नहीं होंगे। आने वाले दिन आलमी सियासत के लिए निहायत फैसला कुन साबित हो सकते हैं। और नाज़रीन, अमरीकी सेनेट का अगर हम रुख करें और आपको बताएं कि ईरान जंग रोकने और फौजी इनखला की करारदादों की मंजूरी भी कोई मामूली पेशरफ्त नहीं, बल्कि गैर मामूली पेशरफ्त है। ये इस बात का सबूत है कि अमरीका के अंदर भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो नई जंग नहीं चाहती है। इराक और अफगानिस्तान की जो तबाहकारियाँ हुई, उसके बाद अमरीकी अवाम मजीद किसी लंबी जंग का बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप की धमकियाँ अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि जंग कभी भी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होती है। बंदूकें वक्ती खौफ तो पैदा कर सकती हैं, मगर अमन नहीं ला सकती। अगर अमेरिका वाकई खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है तो इसे ताकत की जबान की बजाय मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा, और ईरान को भी जज्बाती बयानात की बजाय सिफारती रास्ता इख्तियार करना होगा। इसी तनाजुर में मोहसिन नकवी पिछले 24 घंटे में दूसरी मरतबा ईरान के दौरे पर हैं। सवाल यह है कि मोहसिन नकवी का 24 घंटों में दूसरी बार ईरान पहुंचना आखिर किस बड़ी सिफारती पेशरफ्त का इशारा है? क्या पाकिस्तान वाकई अमेरिका और ईरान के दरमियान खामोश सालिस का किरदार बाखूबी निभा रहा है? और क्या खित्ते में बढ़ती जंगी फजा ने आलमी ताकतों को बैकडोर डिप्लोमेसी पर मजबूर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि ईरान आखिर किस जमानत का ख्वाहा है और अमेरिका किस किस्म की डील चाहता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। एक्स एम्बेसडर इमरान अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इमरान अली साहब, आगाज़ में गुफ्तगू का, डिस्कशन का आपसे कर लेती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि खलीजी ममालिक ने मुझे रोका है, वरना मैं तो ईरान पर दोबारा हमला करने वाला था, अब उनका ये बयान आ रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी, और वो कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं, संजीदा मुज़ाकरात इस वक्त ईरान के हवाले से जारी हैं। किस बात पर हम यकीन करें? आखिर ये पस पर्दा क्या चल रहा है इमरान साहब? जी, वो ट्रम्प साहब असल में वो शायद उनको एडवाइस यही है, और सही एडवाइस है कि उनको जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये कहना नहीं चाहते इन सो मेनी वर्ड्स, इसलिए वो ब्लो हॉट करते हैं, ब्लो कोल्ड करते हैं। कभी वो कहते हैं सफास्ती से मिटा दूंगा, कभी कहते हैं कि जी डिप्लोमेसी, बड़ी अच्छी डिस्कशंस हो रही हैं। वो कोई चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिले उनको जिससे वो इज्जत के साथ, इज्जत के अलावा डिग्निटी के साथ इस जंग से निकल सकें। तो बाकी सारी चीजें ऐसे ही बस ब्लस्टर है सारा, और कोई बात नहीं है। इमरान साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं तो फिर हमें उनके एक्शन में ये चीज़ दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो अभी भी हमेशा जब अपनी पॉलिसी बयान करते हैं तो उनको यही लगता है कि वो अगर ताकत का इजहार करेंगे तो उसमें ज़्यादा कन्विक्शन आएगी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो डटा हुआ है, वो किसी भी डेटरेंस का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है, और जंग के शुरू से लेकर अब तक हमने देखा कि वो किसी धमकी का अमेरिका की उस पर कोई असर नहीं हुआ, और अब वो भी ये कह रहा है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, टिट फॉर टैट। देखें, ट्रंप अगर अकल अगर हो तो ट्रंप यही करें कि वो कहें कि इन ग्रैंड जेस्चर ऑफ पीस, मैं पीस करना चाहता हूँ, बिल्कुल ये कहें। लेकिन फिर वो ना एक रहता सवाल बार बार उठेगा कि अगर आपने यही करना था तो फिर आपने इन द फर्स्ट प्लेस जंग इनिशिएट क्यों की?
इसका जवाब ना उनके पास है। वो ये तो दुनिया को नहीं बता सकते कि इजराइल ने आके एक प्रेजेंटेशन दी थी, मेरे कुछ लोगों ने रोका भी था। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन में जंग खत्म हो जाएगी। वो तो सारे फिर एतराफ है, वीकनेस है, जी। तो इसलिए वो ये नहीं कह सकते। लेकिन मतलब उनका यही है, कोई ऐसी चीज उनको दे देनी चाहिए। और ईरान को भी कंसिलिएशन दिखानी चाहिए। ये जो ईरान बार बार कह रहा है कि हम जवाब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सद्दाम ने भी बड़ा ब्लस्टर दिखाया था और उसकी उसकी आज तक पादाश इराकी कौम भुगत रही है। बिल्कुल तो सही। ये वक्त होता है कि आपको रिकंसिलिएशन करनी चाहिए। इन दोनों मुल्कों के लिए बेहतर होगा कि ये पाकिस्तान का रुख करेंगे। जब से पाकिस्तान के वाला हिस्सा इनका थोड़ा ख़राब हुआ है या ईरान ने आने से इनकार कर दिया, उस वक्त से ये बिल्कुल एक गलत टेंजेंट पे दोनों ममालिक गए हुए हैं। इनके लिए हल यही है कि ये फेस टू फेस 2-3 दिन के लिए बैठें, बिल्कुल सही, और मसला हल करें। इमरान साहब, इस पे मैं डिटेल में बात करना चाहूँगी। मोहसिन नकवी साहब, 24 घंटे में दूसरा उनका ईरान का दौरा है। पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी क्या टेक है? ये जो कशीदगी है ये किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अमेरिका कभी डेटरेंस से कोशिश करता है कि ईरान को धमका ले या डरा ले, दूसरी तरफ ईरान है जो डटा हुआ है, जो कह रहा है कि अगर हमारे पे हमला किया जाएगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया देखेगी। ये कशीदगी किस जानिब जाती है, आप देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कशीदगी जिस तरफ जा सकती है वो तो इमरान साहब ने आपको बता दिया कि ईरान को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और अमेरिका को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी सोच अगर रखता भी है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नहीं देता। अब उन्होंने, ईरान ने प्रपोज भी किया है कि जी हम हॉस्टिलिटीज को ख़त्म करें, और उन्होंने नई पीस प्रपोजल जो यूनाइटेड स्टेट्स को भेजी है उसमें तमाम फ्रंट्स को उन्होंने एड्रेस करते हुए लेबनान को भी एड्रेस किया। बिकॉज इन तमाम पीस प्रपोजल के शेडो में, इसके ब्लैंकेट में जो लेबनान में इजराइल ने हाल किया है, यानी 3-4 हज़ार से लोग वहाँ पे मार दिए हैं। लिटानी रिवर के नॉर्थ साउथ से ज़ायद बच्चे उसमें शामिल हैं। 10% इलाका कब्जा कर दिया। अब जब इजराइल इस किस्म की बातें करेगा जिसको बुनियादी तौर पे कोई शक नहीं यूएस की, ट्रंप की सपोर्ट हासिल होगी और दुनिया को वो पीस टॉक का धोखा दे के वहाँ वो ग्रेटर इजराइल का एक जो मैग्नेट है उसको लेके चल रहे हैं, तो फिर तो पीस नहीं आएगा ना। अब अमेरिका के अंदर भी ये सोच है कि जी आप अमन करें, जंग ठीक नहीं है, लेकिन उसका प्रेशर जो है वो ट्रंप पे भी आना चाहिए। ट्रंप पे प्रेशर तो है, लेकिन अब जो कुछ उसकी बातों से लग रहा है, ही वांट्स अ सेफ वे आउट, जिसमें वो जाके ये कह सके कि जी मैंने जंग जीत ली और मैंने ईरान का तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान देखे जी वहां तो कोई ईंट भी खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। अब ये ईरान उसको, ये वे आउट ईरान उसको नहीं दे रहा है। और अभी उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं काजिम गरीबाबादी, उन्होंने कहा कि जी आप सैंक्शन उठा लें, फ्रोजन फंड रिलीज कर दें। और मैं ये समझता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर अमेरिका आज ये ऐलान कर दे कि हम अपना मैरीटाइम ब्लॉकेड हटा रहे हैं, और ईरान को भी चाहिए कि वो अपना मैरीटाइम ब्लॉकेड हटाए और वहाँ से जहाज़ों को गुजरने दे, कुछ जहाज गुजर रहे हैं, लेकिन वो अगर ये करेंगे तो मेरा ख्याल ये चीज़ आगे चल सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन जब तक अमेरिका अपना ब्लॉकेड नहीं हटाएगा उस वक्त आप ईरान से एक्सपेक्ट न करें, क्योंकि कल आपने देखा इन तमाम प्रेशर, तमाम टेंशन के बावजूद तेहरान के अंदर कितना बड़ा शादियों का एक जी सर वो हुआ है, जिससे उनकी वो मर जाएंगे, मेरा ख्याल वो तबाह हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं ट्रंप को कहेंगे कि जी हम शिकस्त खा चुके हैं। बिल्कुल सही। अब आज जो पहले कल पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर गया था, उनकी वो मुलाकात हुई थी ईरान की सिविल क़यादत से, वही प्रपोजल दे के गए थे, वो प्रपोजल गई है। अब आज IRGC के जो कमांडर हैं उनसे उनकी मुलाकात, वाहिदी साहब जो हैं उनसे मुलाकात हुई है, और गालिबन वो IRGC पॉलिटिकल इंतज़ामिया को बताने के बाद अब वो गालिबन
IRGC को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा एक प्रेशर, बहुत बड़ा एक आवाज जो है वो IRGC की चलती है। तो अब पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है कि ये चीजें बेहतर हो, लेकिन ट्रंप ने भी अभी एक इंदिया तो दिया है कि वो होप है कि जी, मैं कल भी उसने कहा था कि जी मेरे जो नेगोशिएटर हैं दे आर टॉकिंग टू द राइट पीपल। तो आई होप इसमें जो उसकी इंडिकेशंस आई है तमाम चीजों की, वो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं है कि वो जंग में जाना चाहता है, बिकॉज ही फील्स के जी उसके बाद तो बहुत तबाही और बर्बादी का सिलसिला जो शुरू होगा। और दूसरा, चाइना और रशिया की समिट को भी वो दे आर वॉचिंग वेरी क्लोजली, क्योंकि जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइज अभी स्टैब्लिश किए हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के आने जाने से, कोई प्रपोजल के जाने से हो सकता है 2-3 दिन में कोई ना कोई इसका पीस की तरफ कोई सोल्यूशन नजर आए। और लेकिन ये बात सही है कि ईरान को भी थोड़ा गिव इन करना पड़ेगा। अगर ईरान गिव इन नहीं करेगा तो ये दुनिया के, उनके लिए भी और दुनिया के लिए भी जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस किए हैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपके सामने यही सवाल रखना चाहूँगी सर। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे थे कि कशीदगी को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों तरफ से ब्लॉकेट हटाया जाए। ब्लॉकेट हटेगा तो बात आगे चलेगी। लेकिन सर, अगर हम अमेरिका और ईरान की बात करें, एक तरफ अमेरिका जो है वो सेफ वे आउट चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ये कह रहा है, अभी कुछ देर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि ईरान भीख मांग रहा है कि मुज़ाकरात हो जाएं। तो चाहते वो कुछ और हैं लेकिन बयानबाजी कुछ और करते हैं। उस बयानबाजी का फिर ईरान की तरफ से जवाब आता है। तो जो वो सिचुएशन जो हमें एक मिनट में लगता है कि बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, वो सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवेरिया साहबा आपका और दोनों मौजूद गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे इलेक्शन में, ये अभी वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे जिन्होंने अमेरिका का सोचा था, जिन्होंने ये सोचा था कि जंगें खत्म होंगी, जिन्होंने ये कहा था कि मईशत बेहतर होगी, जिन्होंने ये सोचा था कि दुनिया के अंदर एक पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये अपनी एम्पायर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बिजनेस एम्पायर जिसकी जड़ें इसराइल के अंदर और नेतन्याहू के घराने में मिली हुई हैं थ्रू जैरेड कुशनर, उनके दामाद के दोनों बेटों के कारोबार अरूज के ऊपर हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर, आपने जो कहा कि अभी बेहतरी होती है, पल में तोला पल में माशा, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि एक वक्त में बिलियंस कमाए जाते हैं और दूसरे वक्त में एकदम स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो वो चाहते तो हैं। अमेरिकन जो जिस्म है उसमें जब तक के इसराइल का दिल धड़केगा तब तक के मामलात जो है वो सुधरेंगे नहीं। इसराइल को मार पड़ गई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब इसराइल को ये पता है कि अगर खित्ते से अमेरिका निकल गया तो इंडिया को भी यही मालूम है कि वो निकल गया तो फिर हमारा क्या बनेगा, और यही बात उनको हजम नहीं हो रही किसी सूरत। अब इसके लिए वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी UAE के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे एक हमला किया गया, 3 में से एक ड्रोन जो है वो आया। ईरान ने तो इनकार कर दिया। इससे पहले भी आपको याद है तुर्किया के अंदर हुआ था और दीगर ममालिक के अंदर हुआ था, ईरान ने इनकार किया था। जबकि सऊदी अरब पे एक हमला हुआ था, ईरान ने इकरार किया था और फिर बाद में पाकिस्तान के कहने पे माजरत भी कर ली थी। यानी कि जहां उन्होंने किया था वहां वो किया था। अब ये जो दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इस टाइम पे ग्राउंड रियलिटी, देखिए मैं एक फौजी घराने से ताल्लुक रखता हूं, मुझे मालूम है कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर पाकिस्तान में है वो पिघला के रख देगा। ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं, ये पिघल जाएंगे अफगान जो ईरान के अंदर। और ये जो मजाफात हैं जो इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज की वजह से जो हब्स क्रिएट हुआ है और जो मौसम की सख्ती है और नया हॉस्टाइल टेरिटरी है जहां अवाम भी इनके खिलाफ हैं, ये तो इनका जो है बुचरी करके रख देंगे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें तमाम जो रीजनल जो ग्रुप्स हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब इस जंग के अंदर शरीक हो जाएंगे और अमेरिका के लिए न जाए मानदम न पाए रफ्तम वाली सिचुएशन रह जाएगी। अब जो दूसरे इसके अंदर बात यह है वो है गल्फ रीजन के अंदर। गल्फ रीजन के अंदर
देखिए आबनाए हुर्मुज की ब्रिगेड साहब ने भी बात की, लेकिन हुर्मुज तो खुल गई थी। जब फील्ड मार्शल साहब गए थे तो ईरान ने तो खोल दी थी, तो बंद किसने की और क्यों की? इसलिए क्योंकि आप चाइना को चोक करना चाहते थे। अब जब चाइना के वो विजिट पे गए हैं तो चाइना से जाहिर है उन्होंने कुछ ताइवान के ऊपर लेवरेज दी है। अब चाइना उसके बदले में उनको क्या दिया है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना ने इतनी हद तक उनको लेवरेज दी होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब असेस करने गए थे वहां की क्या सिचुएशन है और चाइना भी उनको असेस करना चाहता था। दोनों ने असेसमेंट ले ली है और ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली है ना सदर शी जिनपिंग की 2025 सितंबर की तकरीर को कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है। तो ये तो उन्होंने कह दिया कि सुपर पावर है चाइना, तो ये बात तो उन्होंने तस्लीम कर ली, विद इन 6 मंथ्स तस्लीम कर ली। अब ये जो सूरत हाल बन रही है जवेरिया साहिबा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका जो आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि सारे सिचुएशन के अंदर जंग के चांसेस जो हैं मुझे 80% तो नजर नहीं आते। हाउएवर वो ये कर सकते हैं कि एक प्रीटेक्स्ट पे शुरू करें, कोई एक बहाना बना के एक बमबारी कर दें और कहें जी हम तो जीत गए, हम तो विक्ट्री का साइन बनाते हुए निकल जाएंगे और ये हो सकता है। लेकिन वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर ईरान ने इसका रिटेलिएट कर दिया, देखें ये अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर वहां यूएई में हमला हो गया, मुझे बताएं कि फिर तो ताबकारी जो फैलनी है वो तो पूरे अब्दुल्ला साहब यही एक्चुअली अगला सवाल मैं इमरान साहब के सामने रखना चाह रही थी। इमरान साहब, हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए भी नजर आए और फिर जो अमरीकी मीडिया है वो भी ये दावा कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि ईरान पर एक बार फिर से हमला किया जाए। लेकिन जो खलीजी ममालिक हैं, ख़ासतौर पे अगर हम बात करें सऊदी अरब की और इसके साथ साथ हम बात करें यूएई की, कतर की, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमला ना किया जाए। सर, आपको क्या वजूहात लगती हैं? क्या यही वजह है कि डेफिनेटली जब अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान जब रिटेलिएट करेगा और जवाब देगा तो यकीनन जो ये खलीजी ममालिक हैं इनकी जो तेल तनसीबात हैं इन पर अटैक किया जा सकता है और इसी डर के पेश नज़र इन ममालिक ने प्रेशराइज़ किया ट्रंप को कि ऐसा ना करें? जी, प्रेशराइज या थोड़ा बहुत कहा तो ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल साहब भी बता रहे थे, ब्रिगेडियर साहब भी, इनमें स्टमक नहीं है। हालात ऐसे हैं नहीं क्योंकि मिलिट्री सोल्यूशन है कोई नहीं। अगर इनके इस गर्मी हब्स में सोल्जर्स चले भी जाएं तो वो क्या करेंगे? मतलब है अगर किसी जजीरे पे कब्जा भी कर लेते हैं फिर सेटिंग डक्स होंगे, हॉस्टाइल टेरिटरी में बैठे होंगे। असल में बात यह है कि मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं। अब डरा धमका के प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरह उनको कोई ऐसा ताज पहना दिया जाए जिससे वो दुनिया को कह सकें कि हाँ जी मैं जीत गया हूँ। वो ये नहीं समझते कि वो अगर जनरली बात करें, रिकंसिलिएशन की बात करें चीन के साथ मिलके या बाकियों के साथ, तब भी उनकी इज्जत बढ़ेगी कि वो कहें कि ठीक है जंग के खुद ही कहते हैं अहदाफ पूरे हो गए। बाकी मोहसिन नकवी साहब इसलिए वहाँ हैं कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल दोनों की तरफ से। तो वो पैगाम लेके गए हैं, फिर यहाँ से बात हुई होगी, कॉमास और फुल स्टॉप्स के ऊपर बात हो रही होगी, तो वो ठीक करवा रहे हैं इस वक्त और कोशिश कर रहे हैं ये पाकिस्तान का इस बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, मैं आपसे आपकी राय ये भी इस हवाले से भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि मिलिट्री सोल्यूशन तो कोई है नहीं, तो फिर डेफिनेटली एक ही सोल्यूशन रह जाता है कि थ्रू डिप्लोमेसी इसका हल निकाला जाए। और जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन था सर, इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद वहाँ पे कुछ इस तरह से बात हो और चीन जो है वो प्रेशराइज़ या तो वो करेगा अमेरिका को या फिर ईरान को करेगा कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाएँ। सर, क्या आपने क्रक्स निकाला इस दौरे का? क्या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये दौरा वैसा ही रहा या उतना नहीं रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कुछ ब्रेक थ्रू निकल सकता है इसमें? जी जवेरिया, जो ईरान के हिसाब से जो ये दौरा था ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। वैसे जनरली जो G2 थी, जो दुनिया की दो बड़ी पावर्स हैं, उनकी बर्फ बहुत पिघली, बहुत कुछ हुआ। ईरान के हवाले एक बात याद रखिए, चीन के लिए ईरान इम्पोर्टेंट है लेकिन सेंट्रल नहीं है चीन के लिए। चीन के लिए अगर सेंट्रल चीज है वो ताइवान है और उसके बाद अगर कोई सेंट्रल है तो वो पाकिस्तान है।
अच्छा। जो इस रीजन में उनका हमसाया और बाकी चीज़ें हैं। अब ये हमारा समझना कि ईरान भी बहुत चीन को नुकसान हो रहा है, जितने मर्जी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हों ऑयल का, बाकी चीज़ों का, लेकिन वो ईरान के लिए कोई बहुत बड़ा उस ट्रम्प के साथ स्टैंड नहीं। जो बातें की होंगी बिहाइंड द सीन्स की होंगी उन्होंने, कि ख़त्म करो इसको अब। बिल्कुल सही। तो इस तरह इसलिए कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ईरान के हिसाब से। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि इस दौरे का आउटकम आप क्या देखते हैं? और हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन जो हैं वो चाइना के दौरे पर हैं, तो रूस और चाइना क्या जो किरदार वो अदा कर सकते हैं इस कशीदगी को कम करने के लिए, इस जंग को कम करने के लिए, क्या वो कर रहे हैं? और फिर सर, इन दौरों के हवाले से क्या राय रखते हैं आप? जवेरिया, पहले भी हमने ये कहा था, जैसे इमरान साहब कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते थे, या कोई भी ये समझ रहा था, जिसको बार हम एम्फसाइज कर रहे थे कि कोई ये समझता है कि चाइना को फिजिकल कूद पड़ेगा ईरान के साथ, तो वो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। ईरान हैज टू फाइट इट्स वॉर ओन। उन्होंने अपनी ही माइट से, अपनी ही ताकत, अपने ही हाथ से वो जंग लड़नी। हाँ, ये जरूर है कि मुझे ये हम कह सकते हैं, चाइना ने बड़ा हेविली सप्लाई किया है ईरान को, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने उनको जो वो कहते हैं ना, चाइना ईरान अभी क्लेम करना है कि हमने F-35 मार गिराया। वो F-35 किस तरह मारा है? वो चाइना का ही 3D रडार है, M7Q क्या उसका नाम है, जो उन्होंने ईरान को प्रोवाइड किया था। उसकी 330 किलोमीटर रेंज है, जिसमें वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता है। उसके साथ साथ उन्होंने यमन की कोस्ट के साथ गालबन 8 मार्च ये शुरू होते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा उनका शिप लाइनर है, लॉन्ग विंग उसका नाम है, वो लाके खड़ा कर दिया था, शिप है उनका, जिसके अंदर दुनिया की लेटेस्ट इंटरसेप्शन, उसके साथ इंटेलिजेंस एक्विजिशन, वो फैसिलिटी लगी हुई है। और उसके साथ साथ बेताशा मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चीजें। लेकिन जंग जो है वो ईरान ने लड़ी। चाइना ने अपनी पॉलिसी दे दी है। उन्होंने कहा था कि 2030 तक हम दुनिया की किसी कन्फ्रंटेशन का हिस्सा बनेंगे ही नहीं। सही। हमें अपने आप को इंटरनली, और वो उन्होंने प्रूव किया कि वो किसी जगह जाके पाकिस्तान के साथ उनकी, याद रखिएगा, डिफेंस कोलैबोरेशन है। हम ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं चाइना के साथ, और चाइना से हम वेपन भी दे रहे हैं। अब जो JF-17 थंडर जो है, उसकी जितनी एवियोनिक्स हैं वो पाकिस्तान ने के पायलट्स ने डेवलप किया है, क्योंकि पाकिस्तान वाज more educated in the Western technology and the Chinese technology. So पाकिस्तान के साथ जो उनका रिश्ता है वो इस हिसाब से मजबूत हो जाता है। चाइना के साथ उनका ऑयल सप्लायर के तौर पे, या रीजन के अंदर जो चाइना रेजिस्ट कर रहा है उनकी तरफ एडवांसमेंट को, उससे लिंक होता है। अब रशिया और चाइना जब बात कर रहे हैं तो वो ये कह चुके हैं कि रशिया कैन बी a better energy supplier in the region, और चाइना और रशिया के साथ अभी उनकी, चूंकि चाइना के साथ जो तेल जाता है, वो ऑयल जो जाता है वो पाइपलाइन से भी जाता है और शिप बोर्न भी है। अब वो साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन है जिसकी अभी बातचीत हो रही है, और उन दोनों के टाइज जो हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा है इस वक्त पीटर ने और शी ने अमेरिका को, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। क्योंकि अगर आप अमेरिकन की लास्ट 2024 का सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिव्यू पेपर NSR जो वो जारी, वो पढ़े ना, तो उसके अंदर उन्होंने एक बात एक ही कही थी कि हमारा आने वाली टाइम में हमारा दुश्मन जो है वो चाइना है, एंड दे हैड यूज्ड द वर्ड दैट वी हैव टू यूज all the resources and the institutions available at our disposal to counter Chinese threat. बिल्कुल सही। तो वो तो वो कर चुके हैं, लेकिन वो हुआ नहीं है। अब एक वो भी नहीं हुआ, ईरान भी नहीं हुआ, तो एज ए पार विच दे आर पोर्ट्रेइंग, आप खुद ही इमेजिन कर लें कि साइकोलॉजिकली जो लीडर उस पोजीशन में बैठा है उसके स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर यही सवाल अब्दुल्ला साहब के सामने मैं रख लेती हूँ। अब्दुल्ला साहब, रशिया और चाइना के जो बढ़ती हुई कुतें हैं, जो उनके मरासिम हैं, अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा? और क्या यही वजह है कि हर तरफ से मार खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप खासे बौखलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं? और ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं।
देखिए, जब भी कोई सुपर पावर अपना स्टेटस खोने लगती है तो इस किस्म के जो नए इत्तेहाद हैं ये भी बनते हैं और मुश्किलात भी उस सुपर पावर के लिए बनती हैं। वो स्ट्रगलिंग सुपर पावर रह जाती है और यही काम अमेरिका के साथ हो रहा है इस टाइम पे। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए अब मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि अगर ये दोनों पावर्स आपस में इकट्ठे होती हैं तो दिस शोज क्लियरली कि दुनिया में 66% तवाज़ुन जो है वो चीन और रूस की जानिब चला जाएगा और सिर्फ 34% तवाज़ुन जो है वो अमेरिका का हो जाएगा। इसलिए ये बात तो उनको फिक्र खा रही है। दूसरी जानिब जो है चाइना के मुतालिक कहा जाता है कि बाय 2030 या 35 मैक्सिमम दे विल रिप्लेस अमेरिका एज ए सुपर पावर, और इकोनॉमिक पावर तो वो वैसे ही नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर जिस तरह से ब्रिगेड साहब ने कहा तो वो न्यूरल एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी है लियोमिंग 1 जहाज की, जिसके पास जो है वो 6000 किलोमीटर तक देखने की सलाहियत मौजूद है। और वो सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आपको बता देता है कि ये F-35 कहाँ पहुंचेगा अगले आधे घंटे के बाद। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से वो कैजुअल्टी बने। और यही वजह है कि जब से अमेरिकन एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज हुई है टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तब से जो है वो एयरफोर्स जो एयर कॉम्बैट है वो तकरीबन उन्होंने ग्राउंड कर दी और उन्होंने सारे के सारे मिसाइल के ऊपर शिफ्ट कर दिया। यही, और देखें कि 550 किलोमीटर की रेंज वाला जो टोमोहॉक है अब ईरान ने तमाम अपना सेंट्रल इलाकों में ले गई है जितने भी एसेट्स हैं, जिसकी वजह से अब वहां या तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो चलेंगे या फिर उनको एरियल कॉम्बैट के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में फिलहाल अमेरिका के लिए साजगार नहीं है। बिकॉज दे ऑल्सो नो कि उनके पास ये तमाम टेक्नोलॉजी आई है जो स्टेल्थ को भी डिटेक्ट करती है। अब शोल्डर फायर से आप मुझे ये बताएं कि F-15 गिरा देना ये तो बच्चों वाली बात है। शोल्डर फायर से कभी कोई गिरता है F-15, मतलब ये वो जहाज है जिसकी कभी भी इस किस्म की कैजुअल्टी रेशो नहीं था। हाउएवर देखें, असल बात यह है कि इस टाइम पे ये दुनिया में उतार चढ़ाव आएंगे और हमने ये 4 से 5 साल में देखा कि जब गजा में जंग शुरू हुई या यूक्रेन में, ये जंग थमती नहीं है। जल्दी शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको खत्म करना उनके बस की बात नहीं होती। और सबसे बड़ा जो फितना है वो इस टाइम पे इसराइल है। आप ये भी देखिए कि जब भी दहशतगर्द जो पकड़े जाते हैं, जो जासूस, वो इसराइल और इंडिया के पकड़े जाते हैं। और ये खलीजी ममालिक ने पकड़े हैं, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कोट कर रहा हूं कि जिसके अंदर इसराइली और वो इंडियंस करके हमला और नाम ईरान का लगा रहे थे। अब ये मुझे बताइए कि ईरान के क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अगर ईरान की इंटेलिजेंस वहां मौजूद है तो ईरान के पकड़े जाने चाहिए। तो ये तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये सारा जो रीजन है इसको डिस्ट्रॉय करने में इंडिया और इसराइल का कलीदी किरदार है। लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आई थिंक कि किसी टेक्स्ट के ऊपर ये जंग इनको खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस जंग के मकासद के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं कि इस जंग के मकासद जो बताए जा रहे थे उसके साथ साथ एक बड़ा मकसद और भी था। वो मकसद क्या है, क्या इंकशाफ हुआ, ब्रेक के बाद जानेंगे और अपनी पैनल की राय उस पर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट का हवाला दे रही थी। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो जंग शुरू की गई थी इसके इब्तदाई मकासद सिर्फ तेहरान के जौहरी और मिसाइल निज़ाम को तबाह करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे हुकूमत की तब्दीली का जो एक मकसद कार फरमा था उसमें एक खुफिया मनसूबा भी छुपा हुआ था, जिसके तहत साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद को दोबारा इक़्तिदार में लाने की तैयारी भी शामिल थी। अब ये जो साबिक सदर हैं महमूद अहमदी नजाद, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि ये अपने दौरे इक़्तिदार में इसराइल मुखालिफत और जो मुखालिफ बयानात देते थे और सख्त गिर फैसले करते थे, इसकी वजह से खासे मशहूर थे। लेकिन लेटर ऑन इनकी अली खामनाई के साथ कुछ चपकरिश शुरू हो गई और उसके इख्तलाफात भी पैदा हो गए। उन्होंने आला हुकाम पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए थे और इसी दूरी की वजह से अमेरिका ये तसव्वुर कर रहा था, ये ख्याल कर रहा था कि इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी राय इस पर जानना चाहूँगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है इसमें जो दावा किया गया है महमूद अहमदी नजाद के हवाले से, सर कितना ये दुरुस्त हो सकता है? इनके बारे में अगर आपने इनके दौरे इख्तिदार की चीज़ें देखी हो तो आपको याद है ये अपना खाना जो है टिफिन में रख के घर से लाया करते थे। बड़ा सिंपल सा घर था इनका। इन्होंने अपने दफ्तर के रेस्ट रूम और बाकी जगहों पे सोफे शोफे सब उठा के वहाँ कुर्सियाँ रख दी थी। एक बात, बड़ी सिंपल लिविंग थी इनकी।
जी। और इन्होंने जो आप जो बात कर रही हैं ये पहले भी सोशल मीडिया पे आई है, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने इस चीज को डिनाई किया। अच्छा। और ये कि जी इस किस्म की कोई बात थी या मेरा कोई लिंकेज उस चीज से था। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज अमूमन जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं वो उसको चेक और काउंटर चेक तो करते हैं, लेकिन जहां तक मेरा जाती जो इम्प्रेशन है वो ये समझना कि अहमदुद्दीन निजात साहब अमेरिका की पॉलिसीज फॉलो करते, तो एज ए उनका जो कॉन्डक्ट था जब वो पावर में रहे तो वो तो ये नहीं रिफ्लेक्ट करता कि वो अमेरिका की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। देखिए जब 4+1 हुआ था अमेरिका का जो मायदा हुआ था बाराक ओबामा के जमाने में, वो सिर्फ अमेरिका का मायदा नहीं था, उसमें 4 और कुव्वतें भी थी और उसके तहत जो अमेरिका ईरान ने जो कुछ किया था उन्होंने उन तमाम बातों को एक्सेप्ट किया था। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के हवाले किया था तो उसके बदले में उनको 4 गुना रशिया के हवाले किया था, तो रशिया ने उनको फ्रेश यूरेनियम बहुत सारा 4 टाइम ज्यादा दिया था। सही। और उसके बाद वो चीज चल रही थी, IAEA के इंस्पेक्टर भी इधर पोस्टेड थे और वो तमाम चीजों को मॉनिटर भी कर रहे थे और ये तमाम चीजें जो है मुख्तलिफ अदवार से गुजर के हुई हैं। तो इसमें अमेरिका के साथ डील अगर कोई हुई थी तो वो तो खाली अमेरिका नहीं था, बिल्कुल सही। अमेरिका के साथ 4 ममालिक और भी उसमें शामिल थे, उनकी भी इनपुट शामिल थी इसमें। तो मुझे तो इस स्टोरी के अंदर कोई हकीकत नजर नहीं आती कि जी वो ऐसा कोई अब उन्होंने गेज किस तरह किया होगा, अब उसमें 2 तरीक़ाकार हैं। आपको ये पता है कि अभी जेफरी सेक्स की अगर आप किताब उठा के पढ़ें तो उन्होंने अपनी किताब में, जो बहुत बड़े प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट है, उन्होंने लिखा है कि जी अमेरिका ने 64 ममालिक में रिजीम चेंज करवाया और वो CIA का इस्तेमाल करते हैं रिजीम चेंज कराने के लिए। ईरान में इससे पहले मुसद्दक जो थे जिन्होंने ईरान का तेल नेशनलाइज किया था उसको हटा के वो लेके आए थे रजा शाह पहलवी, तो उससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे उन लोगों को, बिल्कुल सही, जो ईरानियन जर्नल्स थे उनको उन्होंने पैसे दिए थे, कांटेक्ट किया था, फिर रिजीम चेंज हुआ था। तो इस वक्त तो ऐसी अहमदुद्दीन निजात के सामने के बारे में तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वो किसी के साथ कांटेक्ट में थे। तो मुझे तो इस स्टोरी में कोई जान नजर नहीं आती है। बिल्कुल सही। यही सवाल मैं रखना चाहूँगी चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या समझते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है और इन्होंने महमूद अहमदी नजात के हवाले से जो बात की है कि जो अमेरिका के मकासद थे उनमें एक बड़ा मकसद ये था कि दोबारा इनको इक़्तिदार में लाना चाहते थे, क्या आप समझते हैं कि ये बात हकीकत है या हकीकत हो सकती है? देखिए, महमूद अहमदी निजात साहब से मेरी मल्टीपल मुलाकातें हुई बतौर जब वो सदर थे तब भी, जब सदर नहीं रहे वो तब भी मेरे बहुत उनके साथ एक ज़ाती तौर पे बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है। वो तो आदमी अगर ना होता तो आज ये ईरान इस अंदाज में खड़ा ना होता। उनके दौर के अंदर मिलिट्री आर्मामेंट को फरोग मिला, वो खड़े हो गए, उन्होंने सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर वो सामने आए, क्योंकि इनको ये शक है। और इंतहाई ऑनेस्ट आदमी, यानी कि वो आदमी जो घर से टिफिन लेके अपना खाना खाने आता है, जिसके जो कोट का कॉलर था वो फटा हुआ था, मैं मतलब मुलाकात हुई है, व्हाट ए ऑनेस्ट मैन। और जो वहाँ अपने PA के कमरे में बैठता था कि मैं बड़ा कमरे में मुझे बैठते हुए जरा घबराहट होती है, और जब वो वहां से गए तो अपनी गाड़ी भी बेच गए और एक स्कूटर के ऊपर जो है वो जिंदगी गुजारते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो ईरान के हवाले से ये तमाम बातें हैं, क्योंकि वेस्ट जो है वो इस किस्म की जानबूझ के ये बातें फैलाता है, बिकॉज दे सी महमूद अहमदीनेजाद एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्यूचर लीडर ऑफ ईरान। वो एक ऐसे रेवोल्यूशनरी ईरान के लीडर हैं गो के जो ईरानी लोग हैं कई उनको पसंद भी नहीं करते, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो ये समझते हैं कि अगर अहमदीनेजाद झुकाव दिखाते तो शायद वहाँ मुआशी जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ होती। तो अहमदीनेजाद तो ऐसे आदमी हैं जो कि ईरान के हवाले से, उसके मुस्तकबिल के हवाले से ना झुकने वाले ना बिकने वाले। मैं 2 ही लफ्जों में उनका बताऊंगा, व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज अनडाउटेडली, एंड बहुत विजनरी, पढ़े लिखे, इज अ प्रोफेसर और फिर एक बड़े पढ़े लिखे आदमी, और
और अपनी सोच और अपनी फिक्र रखने वाले आदमी, कोई उनके कैरेक्टर के ऊपर एक सवालिया निशान ना, मतलब 3Ws में से कोई चीज उनके ऊपर जो है वो फिट नहीं आती। बिल्कुल सही है। मेरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने महमूद अहमदी नजात के हवाले से जो गुफ्तगू की है, यकीनन ये जो रिपोर्ट है इसमें फिर जो बातें की जा रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल फिर ये है कि सर रजीम चेंज का जो ख्वाब था अमेरिका का, अगर ये गलत है, महमूद अहमदी नजात नहीं, तो फिर अमेरिका का ख्वाब तो यकीनन चकनाचूर हुआ। उन्हें लगता था कि टॉप लीडरशिप को मार कर हम लोगों को बाहर निकाल लेंगे और ईरान में रजीम चेंज हो जाएगा। ईरान में रजीम चेंज तो नहीं हुआ और आप खुद ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब जो लोग सामने आए हैं और इक़्तिदार में आए हैं ये ज़्यादा हार्ड लाइनर है। तो सर ये मकसद भी पूरा नहीं हुआ, मज़ीद जो मकासद ये बता रहे हैं वो भी मकासद पूरे नहीं हुए। आप की राय में अब अमेरिका का जो मकसद है इस जंग से वो क्या रह गया है? अमेरिका आखिर क्या मकसद हासिल करना चाहता है? और अगर दुनिया को भी बताना चाहे कि भाई ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव है, अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो मैं समझूंगा कि हम ये जंग जीत गए हैं या ये जंग हार गए हैं। सर आपकी राय इस पे क्या है? जवेरिया, मैं तो बहुत कैटेगोरिकली इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि 1,70,000 लोग गाजा में शहीद हो गए जी। जो बाइडन नहीं बोला, बरतानिया नहीं बोला, जर्मनी नहीं बोला, उनको फंड करते रहे इजरायली को $82 बिलियन, $40 बिलियन। आप जरा 8 पैकेज तो उठा के देखिए जी। एक तो ये है, अगर उस वक्त लोग नहीं बोले तो आप ये अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के खिलाफ इस ज़ियोनिज़्म का और नियोकॉन्स का, मैंने आपको 12 आई पर्सनली फील ये जंग जो है ये किसी रिजीम चेंज, किसी लॉजिकल बेसिस पे नहीं लड़ी जा रही है। ये जंग ज़ियोनिस्ट की और नियोकॉन्स की। नियोकॉन्स जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं और ज़ियोनिस्ट जो दहशतगर्द हैं, जो ज़ियोनिज़्म बनाया ही दहशतगर्दी के लिए था। और दुनिया क्या देख नहीं रही है कि शैतान याहू ने अपनी पहली तकरीर में अमालेक का इस्तेमाल किया था और कहा था कि हमें ये इजाज़त है तौरा के तहत कि जी हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बच्चों को मारे, जवानों को मारे, बूढ़ों को मारे, इवन वी शुड किल शीप्स आल्सो। तो हम क्यों नहीं इस चीज को, ये कि ये मजहबी जनूनियत की जंग है। अमेरिका का जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा है, लीव असाइड डोनाल्ड ट्रम्प, एक सीक्वेंस में उठा के देख ले, बाराक ओबामा के जमाने में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स हुए, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान, और उसको आपने अमन का नोबेल प्राइज दे दिया। इससे पहले आप बुश को उठा के देख लो, उसने क्या दहशतगर्दी फैलाई है, पूरी दुनिया को उसने दहशतगर्दी की लपेट में रख दिया है। उससे बुश ने वो 9/11 वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मुसैद और CIA ने मिलकर 9/11 किया था। 9/11 का मतलब था कि अफगानिस्तान को तबाह करो। तो ये तो एक इंटेंशन है इनकी मुसलमानों को मारने की। और ये मजहबी जंग जो है ये उस मजहबी जनून पे ट्रम्प जो ज़ियोनिस्ट है, जो न्योकॉन्स है, जो दहशतगर्दी को फरोग देता है अपने लफ्जों में भी और अपने एक्शन में भी, वो इसका स्पॉन्सर बना हुआ है। इसलिए कि उन्होंने जो रिजीम चेंज या मिसाइल या अपना जो 3 ऑब्जेक्टिव रखे थे अपने कि मिसाइल की रेंज कम करेंगे, वो बुनियादी तौर पे कवर था। उसका मकसद था डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। अगर आप लॉजिक पे जाते हैं ना, तो पेंटागन, CIA ने जंग शुरू होने से 4 हफ्ते पहले ट्रम्प को ब्रीफिंग दी थी जिसपे उन्होंने कहा था कि ना तो ईरान के पास ऐसे कोई हथियार है जो आप कह रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच से 1500 किलोमीटर वाले, और अगर ईरान में रिजीम चेंज होगा तो वहाँ इससे ज्यादा दहशतगर्दाना, इससे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यू के लोग आएंगे। और वो आपके सामने जाहिर हो गया कि क्यों। तो बात यह है कि इसके बावजूद भी अगर ये शख्स जो है इसने सिर्फ वो, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी छापी थी कि वो शैतान याहू आया, वो ट्रम्प को लेके गया, ये नीचे ऑपरेशन रूम में गए, वहाँ वो मुसैद का चीफ जो था उसने ब्रीफिंग दी 1 घंटे के लिए और उसने कहा कि जी हम 2 दिन में रिजीम चेंज करेंगे। एंड ट्रम्प सेड कि आई एग्री टू द प्रपोजल, गो अहेड। सो कहने का मतलब ये है कि आप ये याद रखिएगा, इनका बुनियादी मकसद ग्रेटर इजराइल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, और उसके लिए उन्होंने UAE को एनरोल कर लिया है। एक ग्रेटर इजराइल का एक पौधा उन्होंने खलीज में लगा लिया है। और आप देख रहे हैं कि इससे पहले खलीज के बाकी ममालिक भी उनसे ताल्लुकात कायम करने वाले थे और UAE ने उनको वीजा फ्री सर्विस दी है। क्यों दी है? UAE क्यों जाके मर्सिडीज को सपोर्ट करता है? UAE का पैसा क्यों मोर्ची के खिलाफ लगा है? UAE तो सूडान में क्या हुआ, सोमालीलैंड में क्या हुआ, यमन में UAE ने सऊदी अरब के खिलाफ जो मदद की है
दहशतगर्दों की, वो आपके सामने एसटीसी को जो हथियार सप्लाई किए। सो द बेसिक पर्पस ऑफ दिस वॉर वाज टू डिस्ट्रॉय ईरान। बिल्कुल सही सर, आपने बड़ा तफसीली तौर पे ये जवाब दिया है। अब्दुल्ला साहब, आपकी राय भी लेना चाहूँगी। क्या आप भी समझते हैं कि बुनियादी मकासद वो नहीं थे जो बताए जा रहे हैं, और आप सेकंड करेंगे ब्रिगेडियर साहब की इस बात को कि बुनियादी मकसद जो है वो मजहबी जनूनियत है और ग्रेटर इसराइल है, जिस मकसद को लेकर ये जंग शुरू हुई, ईरान की डिस्ट्रक्शन चाहते हैं ये लोग। और फिर सर, इट्स नॉट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, इट्स नॉट अबाउट बुश या ओबामा, जो भी अमेरिका को लीड करेगा उसका मकसद यही रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जिस तरीके से रॉथस्चाइल्ड फैमिली वगैरह बैठे हैं वो इनको चला रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में भी तो यही कुछ करने की कोशिश की गई थी। क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था? क्या हमने नहीं देखा था कि पाकिस्तानी फौज को कमजोर करने की कोशिश की गई? पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से क्या नेतन्याहू के जो बयानात हैं वो किसी से ढके छुपे हैं? क्या भारत के कोई अज़ाइम ढके छुपे हैं? क्या पाकिस्तान भारत जो जंग हुई थी वो भारत ने की थी आपके ख्याल में? वो उन लोगों ने करवाई थी जो उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर टेस्ट करना चाहते थे कि चीन के मुकाबले में पाकिस्तान किस हद तक जो है वो खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ वो ये देखना चाहते थे कि चाइना के मुकाबले में अगर हमने किसी ताकत को भारत को लाके बिठाना है तो उस भारत के तिलों में कितना तेल है। और ये 2 दिन जब जंग हुई पाकिस्तान पे तो किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो लड़ते रहते हैं, हमें परवाही कोई नहीं। लेकिन जब भारत की लगाई पिटाई पाकिस्तान ने तो फिर जो है वो अचानक मार्को रूबियो के फोन आना शुरू हो गए कि वो तल्ख हकायक हैं जो कि आपको नहीं फरामोश करने चाहिए। दूसरी जानिब जो है आप देखें कि जब पाकिस्तान की बाकायदा मिसाइल टेक्नोलॉजी जो शाहीन 3 है उसके ऊपर पाबंदी अमेरिकन ने लगा दी। ये था गालिबन 22 दिसंबर 2024, जिसके अंदर जाते जाते ओबामा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने पाबंदी लगाई, क्योंकि ये 2750 किलोमीटर, जिसका मतलब ये है कि डायरेक्टली तेल अवीव तक जो है वो ये जा सकता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन लेके। ये वो तमाम बातें हैं जिससे बड़ा वाज़ेह इनके मकासद हैं। ये सिर्फ ईरान तक भी नहीं रुकेंगे, इनका मकसद पाकिस्तान के लिए है। और ये आप देखें तुर्किया ने तो बड़ा वाज़ेह कहा ना, हाकान सेदान साहब जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये तो इसके बाद बारी जो है वो तुर्किया की है और फिर पाकिस्तान की बारी है। तो पाकिस्तान ने तो डिनाई नहीं किया था। और फिर जब पाक भारत जंग हुई थी तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे खड़े होके क्या ये नहीं बोला था कि हम बैक वक्त 2 ममालिक से जंग लड़ रहे थे, इजराइल से और इंडिया से? तो फिर लड़ तो रहे थे और फिर ये रियलिटी है। अब जो मकसद है कि वो वहाँ एक सोमालीलैंड हो गया, यूएई हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, ये एक इत्तेहाद सामने नजर आ रहा है। और ये किसके लिए है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। का शामिल होना ये बहुत अलार्मिंग है। अभी हमें अब्दुल्ला साहब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंक्लूड करेंगे इसको कि आखिर ईरान जो है वो किन शराइत पर मुआहदे के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान के हवाले से संजीदगी से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मुआहदे के हवाले से कुछ बातें भी हो रही हैं। किन शराइत पर ईरान मानेगा, अपने पैनल की राय इस पर जानेंगे। पैनल साथ ही मौजूद होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल से उनकी राय जानेंगे कि ईरान आखिर किन शराइत पर मुआहदे के लिए तैयार होगा और क्या संजीदगी से अमेरिका इस मुआहदे के लिए तैयार है या नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी राय लेना चाहूँगी, कंक्लूड कीजिएगा प्लीज़। मेरे ख्याल मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अगर अमेरिका, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मुझे नहीं पता, अगर अमेरिका अपना ब्लॉकेड उठा ले जी तो ईरान भी अपना ब्लॉकेड उठा लेगा। और उसके अंदर मुझे लगता है कि जहाँ तक वो कहते हैं ना रिपरेशन आप उनको डैमेज दें, उसमें वो पीछे हट सकते हैं। या जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं उसके ऊपर टाइम लिमिट आ सकती है कि 3 महीने बाद ये कर दें, 4 महीने बाद ये कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ये भी लगता है कि शायद वो रशिया को जो है वो राजी हो जाए कि जी हम एनरिच्ड यूरेनियम जो उनको देते हैं। और बाकी है कि इस बात पे वो राजी नहीं होंगे कि जी हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को फर्दर परस्यू नहीं करेंगे। दैट दे वुड लाइक टू डू, ये उनका हक है, उनको करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। बाकी अब्दुल्ला साहब आपको बता सकते हैं। सही। अब्दुल्ला साहब, अगर अमेरिका पहले ब्लॉकेट नहीं हटाता और ईरान कोई मूव पहला ऐसा करना चाहता है जिससे कशीदगी कम हो, तो वो क्या हो सकती है?
देखिए 14 नुकात उन्होंने पेश कर दिए एंड आई थिंक दे आर स्टिकिंग टू देयर जो उन्होंने पेश कर दिया उसी के फ्रेमवर्क में वो रहेंगे, क्योंकि ये 14 नुकात उन्होंने पाकिस्तान की, रूस की और चीन की मुशावरत के बाद दिए थे। और अगर ये मुशावरत के बाद दिए थे तो आई थिंक दे विल स्टिक टू इट। अमेरिका जो देखे ना, वो कहते हैं कि इफ वी आर नॉट रॉन्ग व्हाई शुड वी बेंड, लेट द अदर साइड बेंड। अब मसला ये है कि अमेरिका का क्या है, ये सारी चीजें तो ईरान से मांग रहे हैं। अभी तक तो अमेरिका ने जितनी भी बातें JCPOA की भी जो देख लें, उसके बाद 2015 के बाद जो वादे वहीद किए गए थे सैंक्शन हटाने के, तो वो तो नहीं किए। हर बार जो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है वो किसने किया था? ब्रिगेड साहब ने जैसे पिछले सेगमेंट में बता दिया था ना कि उनका मकसद तो तबाही है। उनका मकसद ये है कि इसराइल के मुकाबले में हर कांटे को जो है डाल बाहर फेंका जाए। अब वो एक भेड़िए ने बकरी को खाना है, उसके लिए वो 100 बहाने बना लेगा। वो कहे बेशक कहे कि जी बकरी कह रही है कि जनाब पहाड़ पे तो आप हैं, मैं तो ढलवान पे हूँ, मैं तो पानी गंदा नहीं कर रही। तो मकसद यहाँ यही कहने का है कि ईरान इस टाइम पे मानेगा नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है। वो मोहसिन नकवी साहब जरूर गए हैं, लेकिन उन्होंने आगाह कर दिया है कि ये हमारा एक कलेक्टिव डिसीजन है एंड वी आर रेडी टू हम ठीक है मर के जो है वो लड़के मर जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन हम किस बात पे? अच्छा फिर शिकस्त और फतह की तो बात ही नहीं है। अमेरिका तो शिकस्त खा चुका है, और अगर वो शिकस्त ना खाया होता तो दुनिया में आज वो सिंगल सुपर पावर होता, ना कि मल्टी पावर के अंदर वो उसका भी नाम लिया जा रहा होता। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मेरे पैनल की राय आपने जान ली। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।